हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, जैसे डक्टाइल, मेलिएबल, है ना। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे बहुत यूज में आते हैं। तो अभी हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक्टिविटी 3.1 से लेकर 3.6 तक हम लोग समझेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 3.1 को समझते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स लेना है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और उसको सैंड पेपर से रब करना है, ठीक है। रब करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो शाइन करते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स जो शाइन कर रहे हैं वो क्या है, मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटेलिक लस्टर। तो अब हम लोग एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सेम मेटल्स लेने हैं और उसको हम लोगों को ट्राई करना है कि कट करने, लेकिन वो क्या होंगे ना, वो कट नहीं होंगे, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बताया कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनकी हार्डनेस है वो वेरी करती है, कोई कम हार्ड कोई ज्यादा। ओके, पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.3। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है ना, लेड, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब हम लोगों को मेटल्स लेने हैं और उनको बीट करना है, ठीक है। हैमर लेना है और उनको बीट करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मेटल्स है ना वो बहुत ऐसे थिन शीट्स में बीट हो रहे हैं अच्छे से, जैसे हमारा पेपर थिन होता है ना वैसे ही वो बीट हो रहे हैं अच्छे से। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है कि जब भी किसी चीज थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.4। उसके लिए हम लोगों को सेम मेटल्स लेने और हम लोग उनको ट्राई करेंगे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो हम लोग जितना उसको खींचेंगे ना वो मेटल जो जितना वो खिंचाते जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो जो गोल्ड होता है ना वो भी एक मेटल होता है। अगर हम लोग 1 ग्राम गोल्ड का लेंगे ना तो हम लोग उसको कितना डक्टाइल कर सकते हैं, कितने उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर वायर में, ठीक है। हम लोगों ने डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी समझ लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर मेटल है और हम लोग उनको कोई सा भी शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उनकी ज्वेलरी बनाते हैं। वैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनका हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 3.6 देख ली थी और हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसके पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मेटेलिक वायर के ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है, ठीक है, या रबड़ मटेरियल की कोटिंग होती है जिसको पीवीसी बोलते हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि मेटल में से करंट पास होता है, तो वो करंट हमको भी लग सकता है, तो वो करंट ना लगे इसलिए हम लोग रबड़ की या पीवीसी की उसके ऊपर कोटिंग करते हैं ना। क्योंकि जो रबड़ होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो रबड़ नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल होता है, या फिर हम लोग दो बर्तन को लेते हैं, तो जब बर्तन आपस में टकराते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। वैसे ही जब बेल बजती है तो भी उसमें मेटल का ही होता है। तो जो मेटल होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस। मतलब मेटल्स आर सोनोरस। ये एक्टिविटी 3.5। तो एक्टिविटी 3.5 के लिए हम लोगों को एल्यूमिनियम या कॉपर वायर लेना है और उसको ऐसे ना, जैसे 3.1 फिगर में बना है ना वैसे उसको करना है, उसको फ्लेम करना है, ठीक है। तो फ्लेम करने के बाद हम देखेंगे कि वो ना जला नहीं, मतलब थोड़ा सा वो गर्म हुआ है, लेकिन ऐसे जैसे वुड पूरा ऐसा जल जाता है ना, तो ये वैसा जला नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक्टिविटी 3.6 को देखते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 3.6 में हम लोगों को एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, ठीक है। और उसके बीच में ना हम लोग एक मेटल मतलब अटैच करेंगे। अब मेटल में क्या अटैच कर सकते हैं, जो मेटेलिक पेन होती है वो कर सकते हैं, सेफ्टी पिन अटैच कर सकते हैं, ठीक है, वो सर्किट के बीच में। अब हम लोगों को देखना है कि क्या बल्ब ग्लो होता है। तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो गैसेस भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। आप लोगों ने सॉलिड तो सुना ही होगा, जैसे वुड हो गया, जैसे रबड़ हो गया, ये सब सॉलिड में आते हैं। और गैसेस में कौन कौन से आते हैं, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब उसमें आते हैं। लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, तो वो नॉन मेटल में नहीं आएगा। ओके, तो अब एक्टिविटी 3.7 देखते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है ना, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, सबको कलेक्ट करके हम लोगों को, जो हम लोगों ने एक्टिविटी पहले परफॉर्म की थी ना 3.1 से लेकर 3.6 तक, वो सबको रिपीट करना है और एक टेबल में हम लोगों को मार्क करना है। ओके, तो उसका क्विक एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ। तो जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आप एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। ओके, मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैस भी होते हैं और सॉलिड में भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। कौन सा, मर्क्यूरी। ओके, तो मर्क्यूरी जो होता है ना वो थर्मामीटर में आता है, ठीक है। जो फ्लो होता है ना वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस और उसके एक्सेप्शन। तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, कौन सा, मर्क्यूरी। तो ये एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है, ब्रोमीन। ओके,
तो अभी सेकंड पॉइंट ये है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है लेकिन नॉन मेटल्स का बहुत कम होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक एक्टिविटी में भी देख लिया था, जब उसको हीट किया था तो वो मेल्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर नॉन मेटल में वुड लेते या फिर प्लास्टिक की ऐसे पॉलिथीन लेते, उसको अगर हम लोग बर्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब मेटल्स का बहुत हाई होता है लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम और सीजियम जो मेटल होते हैं ना, उनका बहुत लो होता है। अगर आप उसको अपने हाथ पे भी रखोगे ना तो भी मेल्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्शन है, ये जरूर एग्जाम में आता है, इसलिए उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब थर्ड पॉइंट ये है कि मेटल लश्यर होते हैं लेकिन नॉन मेटल लश्यर नहीं होते। नॉन मेटल शाइन नहीं करते, मेटल शाइन करते हैं। नॉन मेटल में एक ऐसा एक्सेप्शन है जो शाइन करता है, वो है आयोडीन। ओके, पढ़ने वाला एक्टिविटी 3.8, उसके लिए हम लोगों को लेना है मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर और वाटर लेना है। मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर को दोनों को बर्न करना है। बर्न करने के बाद उनको वाटर में मिक्स करना है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो मेटल है और मेटल को हम लोग जब बर्न करके वाटर में मिक्स करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और सल्फर पाउडर क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल को जब हम बर्न करके वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट कर दी। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो एक्टिविटी 3.9 के लिए हम लोगों को एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम लेने हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स को बर्न करना है, उसके बाद उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में लिखना है। तो इसके बाद मैं एक पेज लगा रही हूँ, तो आप वो पेज को देख लेना। वो नोट्स में मैं बहुत सारी चीजें मेंशन कर दूंगी, तो वो आप देख लेना। देखते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड। जैसे Cu प्लस O2 तो CuO। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो अभी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है ना, वो मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, और हम लोग इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेस, और HCl का क्या होगा, क्योंकि वो एसिड, तो बेसिक प्लस एसिड। ठीक है, बेस प्लस एड क्या बनेगा, सॉल्ट। तो ये रिएक्शन दिया है उसमें। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल्स है। तो ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। जब भी कोई एलिमेंट एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करे तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। और वाटर जो है ना, H2O, वो दोनों नेचर शो करता है, बेसिक भी और एसिडिक भी, इसीलिए वो एम्फोटेरिक है। तो आप लोगों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्लियर हो गया। अब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। Al2O3 को हम लोग HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो HCl के साथ जब करवाएंगे जब क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस 3H2O, और जब NaOH के साथ करवाएंगे तो AlO2 प्लस H2O। ओके, such metal oxides which react with both acid as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxides। मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को पढ़ लिया था, आज हम लोग उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है और सॉल्ट बनाती है, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और जो वाटर है वो भी एक एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स ना इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं। मतलब वाटर में मिक्स भी हो जाते हैं और नहीं भी होते हैं। अगर वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वो एल्कली बनाते हैं। एल्कली क्या होता है ना, जिससे हम लोग एक बेस लेते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बेस लिया। बेस में क्या लिया, वॉशिंग पाउडर, क्योंकि ये सबके घर में होता है। अभी हम लोग इसमें पानी मिला देंगे तो वो मिल जाएगा ना, उसको बोलेंगे एल्कली। बेस में वाटर का मिलना, उसको क्या बोलेंगे, एल्कली। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों वाटर में मिल जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, NaOH KOH। ओके, वाले पेज में जो इक्वेशंस दिए, जैसे Al2O3 को हमने HCl NaOH के साथ रिएक्ट करवाया और Na2O K2O को H2O के साथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। लोगों ने पहले एक्टिविटीज में देख लिया था कि जो ऑक्सीजन है वो सब मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, या फिर उसकी स्पीड अलग होती है। जैसे किसी के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, किसी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली। ओके, तो जब सोडियम और पोटेशियम को हम लोग एयर में रखते हैं, जब वो ऑक्सीजन से मिलता है ना तो उससे आग लग जाती है, तो हम लोग उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को हम लोग कवर करके रखते हैं ऑक्सीडाइज लेयर से, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। अगर ऑक्सीडेशन होगा ना तो फिर रिएक्शन बन जाता है, फिर हमारा जो मेटल है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के कारण जंग भी लग सकता है। फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन पढ़ा था ना, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट हो जाता है। आयन जो होता है ना वो बर्न नहीं होता है, लेकिन आयन फीलिंग्स मतलब छोटे छोटे आयन के टुकड़े होते हैं ना, वो बर्न हो जाते हैं बहुत जल्दी।
कॉपर भी बहुत जल्दी बर्न नहीं होता है। पहले के ज़माने में ना कॉपर के यूटेंसिल्स में खाना बनाते थे, और जो गोल्ड और सिल्वर है ना वो भी बर्न नहीं होता है इसीलिए, और वो ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है उसमें, इसीलिए हम लोग उसकी ज्वेलरी पहनते हैं। मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके ऊपर ना एक ऑक्साइड लेयर हम लोग बनाते हैं ताकि ये एयर से कांटेक्ट में ना रहे और कोरोजन ना हो। ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी मेटल होता है, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के हम लोग ऊपर क्या करेंगे, एक ऑक्साइड लेयर बना देंगे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके। अब क्या होगा, वो लेयर को हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर लगा देंगे ना, कांटेक्ट है एयर से बंद हो जाएगा और उसमें कोरोजन जल्दी नहीं होगा, और उस लेयर को जितना थिक बनाएंगे उतना ही कोरोजन कम होते जाएगा। ठीक है, तो अब एनोडाइजिंग होगा कैसे, प्रोसेस कैसी होगी? हम लोग ना कोई भी मेटल लेते हैं, अभी हम लोगों ने एल्यूमिनियम लिया, हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हम लोग एक कंटेनर में बैटरी कनेक्ट करेंगे, पूरा सर्किट बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग वो मेटल को डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड से जब मिक्स करेंगे ना तो उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी में करंट पास हो रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना ऑक्सीजन रिलीज होगा और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ स्टिक हो जाएगा और एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। ओके, हम लोगों ने एनोडाइजिंग पढ़ा था और उसको हम लोगों ने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा। ठीक है, हम लोग उसको सारे मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं ताकि क्या हो, उसमें कोरोजन फास्ट ना हो, क्योंकि मेटल में कोरोजन बहुत जल्दी होता है, नॉन मेटल्स में कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, और मेटल को एनोडाइजिंग करने के बाद हम उसको पेंट भी कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। जैसे हमारी ज्वेलरी होती है ना वो भी मेटल की होती है, फिर बाद में उसको पॉलिश कर देते हैं। बहुत सारी मटेरियल्स हमारे यहाँ मेटल के यूज होते हैं घर में, जिसको पेंट कर देते हैं ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे। तो एक्टिविटी 3.9 में हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम बहुत विग्रस है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम इज लेस विग्रस, बहुत धीरे से रिएक्ट करता है। तो अभी हम लोगों ने एक ही एक्टिविटी देखी जिसमें हमको पता चला कि सोडियम जो मेटल है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, और बाकी मेटल्स कम रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने उसकी रिएक्टिविटी भी लिखी। अब हम लोग और एक्टिविटीज करेंगे जिसमें और पता चलेगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी और बची। करने वाले व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, एक्टिविटी 3.10। ओके, उसके लिए हम लोगों को कुछ मेटल के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं जो हम लोगों ने पहले वाली एक्टिविटीज में कलेक्ट किए थे ना, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब, और एक बीकर में हाफ फिल करना है उसको और कोल्ड वाटर में उसको डालना है। ठीक है, और उसके बाद हमको ये नोटिस करना है कि कौन से रिएक्ट करते हैं, किस में फायर प्रोड्यूस होती है, क्या कोई से फ्लोट करने लग जाते हैं वाटर में, और जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे उनको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या कोई से मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो अभी मैंने ये पेज लगाया है आप लोगों को, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, जो पोटेशियम और सोडियम है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, वो बहुत ज्यादा वायलेंटली और विग्रसली रिएक्ट करते हैं, और जो कैल्शियम है वो बहुत लीस्ट रिएक्ट करते हैं। शॉर्ट में हम लोगों ने देखा था मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो सारे मेटल होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होती है, तो ये वाले रिएक्शन में भी गैस इवॉल्व होती है और वो गैस ना आग भी पकड़ लेती है। ठीक है, क्योंकि उस रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और वो फायर को कैच कर लेती है। और कैल्शियम जो मेटल है ना वो वाटर के साथ बहुत लेस वायलेंट रिएक्ट करता है, बहुत धीरे से। ठीक है, और इसके पहले मैंने एक पेज भी लगाया था जिसमें मैंने लिखा था कि कैल्शियम जो है वो वाटर पे फ्लोट करने लग जाता है। तो वो वाटर पे फ्लोट कैसे करता है, क्योंकि जब वो रिएक्ट करता है ना कैल्शियम वाटर के साथ, तो नीचे सरफेस में ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बबल्स जैसे, तो वो मेटल को क्या करती है, ऊपर ले लेती है और वो फ्लोट करने लग जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। मैंने देखा था कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि वो जो हाइड्रोजन गैस है ना वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है और उसके कारण वो फ्लोट करने लगता है। वैसे ही मैग्नीशियम के साथ भी होता है, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, और वो भी फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो भी उसके सरफेस चिपक जाती है। इसीलिए एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये जो है ना कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। तो अब एल्यूमिनियम और आयन का रिएक्शन देखते हैं H2O के साथ। तो वो क्या बनाता है, Al2O3 प्लस 3H2, और Fe क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस 4H2। और हमेशा की तरह ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये ना स्टीम, ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हम लोगों को पता है। अब क्या था कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन क्या सारे मेटल
इसी मैनर में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मैटर रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन कुछ हॉट वाटर, कुछ कोल्ड वाटर और कुछ स्टीम और कुछ तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेटल और एसिड के रिएक्शन के लिए हम लोगों को एक्टिविटी 3.11 समझनी पड़ेगी। ये एक्टिविटी के लिए पोटेशियम और सोडियम को लेना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स है वो सबको लेना है, जो हम लोगों ने पहले वाली एक्टिविटीज में देखे थे। तो उनको लेके हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। एक टेस्ट में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और फिर सारे मेटल्स डालेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उनके बेसिस पे हम लोगों को 3-4 क्वेश्चंस है वो लिखने हैं। तो मैं एक पेज लगा रही हूँ, आप देख लेना। आई होप आप लोगों को ये जो पेज लगाया है वो अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अब इक्वेशन लिखनी है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है। मैंने एक्टिविटी 3.11 देख ली थी और मैंने उसके जो क्वेश्चन है वो भी लिख दिए थे, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे का देखते हैं। हम लोगों ने HCl के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया तो H2 गैस निकली ना। वैसे अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को वो क्या करेगा ना, उसका जो ऑक्सीजन रहेगा उसके पास वो हाइड्रोजन गैस को दे देगा, मतलब खुद वो रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद का ऑक्सीजन दूसरों को डोनेट कर रहा है, मतलब दूसरे एलिमेंट को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, ठीक है। तो इसको याद करना है। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 3.11 में क्या देखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है वो बहुत फास्ट है मैग्नीशियम में, और उसकी एक रिएक्टिविटी विधि है MgAlZnFe, ठीक है। और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कॉपर, जो कि HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हम लोग देखते हैं कॉपर, हमारा एक टॉपिक छूट गया था। तो कॉपर जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना बबल्स फॉर्म होते हैं और वो टेम्परेचर है वो भी सेम रहता है। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन कॉपर का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। एक्टिविटी 3.11 में हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक रेशियो ले, ठीक है, दोनों का हम लोग मिक्स करके 3:1 का रेशियो लेना, तो उसमें गोल्ड और सिल्वर ये सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है और उनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर अकेले अकेले लेंगे ना तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ये कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड भी होता है। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब जब इसका रिएक्शन होता है ना तो बहुत सारी स्मोक निकलती है, ठीक है। और यही एक रिएजेंट है जो गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे मेटल्स को डिसॉल्व करता है। तो आप लोग ये डू यू नो वाले पॉइंट्स को याद कर लेना, थोड़ा देख लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। के लिए एक्टिविटी 3.12 हम लोग पढ़ते हैं। उसके लिए एक क्लीन कॉपर वायर लेना है और एक आयन नील लेना है और 2 सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन 1 है आयन सल्फेट का और सॉल्यूशन 2 है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब कॉपर वायर को आयन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है और आयन नील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है 20 मिनट्स के लिए। तो अभी इसका कंक्लूजन क्या है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उनकी जगह से वो हटा देते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैसे, टेबल दिया है ग्रीन कलर का, उसमें देखना पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और लेस रिएक्टिव कैसे, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते वो लेस रिएक्टिव, और जो बहुत जल्दी से रिएक्ट करते वो मोर रिएक्टिव, ठीक है। पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने मेटल को वाटर, एसिड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते और उनकी रिएक्टिविटी देखी थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी आप लोगों को ये चेक करना है कि कॉपर और आयन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा एक को प्लेस करेगा। तो रिएक्टिविटी से ग्रीन वाले टेबल में दी है, ठीक है, कॉपर और आयन। तो अभी हम लोग इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, आयन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये फिगर दी है, फिगर 3.4। इसमें क्या दिया ना, हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए और ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, और इसमें कौन सा FeSO4 मतलब आयन सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें, येलो कलर का जो। और हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयन नेल को ऐसा थ्रेड से हम लोगों ने लटकाया है और दूसरे वाले सॉल्यूशन में हम लोगों ने कॉपर नेल जो है वो उसको डिप किया है, ठीक है। अभी क्या होगा ना कि ये जो नील है ना, आयन नील जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगी, मतलब वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का है ना, रिएक्शन होने के बाद वो क्या करेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन में से जितने कॉपर है ना वो पूरे आयन नील के साथ चिपक जाएंगे और फिर जैसे वो एक हाथ पकड़ के एक आयन नील है ना वैसी आयन नील हो जाएगी। और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो आयन को कैच नहीं करेगा सॉल्यूशन में से। इसका क्या मतलब है कि कॉपर है वो आयन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी, आज मैं उसको बता रही हूँ आपको, मैंने कल गलत क्या बोल दिया था। तो हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए और उसमें CuSO4 डाला और एक में FeSO4 डाला, ठीक है। CuSO4 का कलर कौन सा है, ब्लू कलर का, और उसमें हम लोगों ने आयन नील डाली। तो आयन नील जो हम लोगों ने डाली है ना, क्योंकि आयन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा कि CuSO4 में Cu को वो डिस्प्लेस कर देगा और SO4
वो अपने पास ले लेगा, मतलब Fe प्लस CuSO4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, मतलब वो Cu को SO4 से हटा देगा और खुद ले लेगा, और उसके ऊपर जो दूसरे नेल के ऊपर जो जमेगा ना ब्राउन कलर का SO4, ठीक है, और वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना वो फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा क्योंकि उसमें से SO4 निकल जाएगा। लेकिन ये वाली दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऐसा नहीं होगा क्योंकि CuSO4 कम रिएक्टिव है, तो वो FeSO4 को उसकी जगह FeSO4 को Cu उसकी जगह से नहीं हटाएगा। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। अभी रिएक्टिविटी सीरीज जो दी है उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आज का टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोगों ने दूसरे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाए थे पहले वाले सेशंस में, वो देख लिया। अब दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करवाए, ठीक है। तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होता है कि जो नोबल गैस होती है वो स्टेबल होती है क्योंकि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या तो फिर कम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो उनको क्या है ना स्टेबल होना है, मतलब लास्ट शेल फुली फिल्ड होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन से। सोडियम है तो सोडियम के लास्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9 है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो 8 हो जाएगा, है ना, तो वो स्टेबल हो जाएगा। और जैसे क्लोरीन है, ठीक है, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, शेल रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आएगा जैसे Na के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 ही रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन प्रोटॉन नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए पॉजिटिव। Na जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और Cl पे कौन सा आया, नेगेटिव, क्योंकि एलिमेंट सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन उसका डोनेट किया। किसको डोनेट किया, क्लोरीन को, Cl को, और उसने एक्सेप्ट किया Cl ने, इसीलिए Na पे पॉजिटिव चार्ज आया और Cl पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और ऐसे ही जब Na ने डोनेट किया और Cl ने एक्सेप्ट किया तो हमारा दो एटम्स थे और दोनों एटम मिलके क्या बने, कंपाउंड बना, और वो कंपाउंड का नाम क्या, NaCl, जो सॉल्ट होता है। तो जो क्लोरीन है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो उसका कैसे बनेगा, 287, K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 7, ठीक है। और उसके प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17 ही प्रोटॉन्स होंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि वो Na से एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जो प्रोटॉन है वो 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 हो। प्रोटॉन कितने, 17 और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो दोनों में से चार्ज किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए Cl का चार्ज नेगेटिव, और वैसे ही Na का चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। Na और Cl को देखा था कि कौन कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को देता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि Cl के ऊपर Q माइनस चार्ज आता है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं और प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो कम रहते हैं। लेकिन Na में क्या होता है ना कि उसके प्रोटॉन्स तो इतने ही रहते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाता है, तो जो ज्यादा रहता है, अगर प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो प्लस आएगा, माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो माइनस आएगा, इसीलिए Na के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो वो दोनों के बीच में Na और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, मतलब वो दोनों को जो बाइंड करके रखेगा, Na और Cl को जो आपस में जोड़ के रखेगा, वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए NaCl को हम लोग ब्रेक करना थोड़ा सा टफ होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका जो अट्रैक्शन रहता है वो बहुत वीक होता है, उनको ब्रेक कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। टेबल 3.3, तो हम लोग इसको देखते हैं। नोबल गैसेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स, हम लोगों ने एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोबल गैस, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास हो तो आप उसको देखना, तो उसमें हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है जिसका एटॉमिक नंबर है 2, 10 और 18, ये आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो 2, 10 और 18 का अगर हम लोग 2 को तो वैसे ही लिखेंगे क्योंकि K जो शेल होता है ना उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रहती है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, और L और M शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो N शेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 18 तक की है, लेकिन अभी आपको नहीं है, ठीक है, 8 तक की है, ठीक है। तो नोबल गैस में 2 तो कंप्लीट है, जो L जो शेल है उसमें भी 8 कंप्लीट है, और जो M शेल है उसमें भी 8 है, वो कंप्लीट है। तो ये स्टेबल है, ना ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, ना ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे क्योंकि इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं, इसलिए स्टेबल है। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम लोग ने आप लोगों को बोल दिया था कि M शेल की कैपेसिटी 18 होती है, बल्कि उसकी 8 होती है, N शेल की कैपेसिटी 18 होती है, ठीक है। अब हम लोग मेटल्स को देखते हैं। तो मेटल्स के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। L और M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, L शेल में तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन M शेल में कहीं 1, 2, 3, तो अभी क्या होगा ना कि या तो फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो जो सोडियम है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो क्या करेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी क्या करेंगे ना, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, उसकी बजाय वो 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स को वो लेंगे नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, कोई एलिमेंट इतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते भी नहीं है। और पोटेशियम और कैल्शियम में जो लास्ट में एन शेल है उसकी कैपेसिटी 18 है, या फिर उनको
16 और 17 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेंगे, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन्स देंगे नहीं कोई भी एलिमेंट, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वो क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे और वो भी स्टेबल हो जाएंगे बारे में। ठीक है, मेटल्स और नोबल गैसेस कंप्लीट कर लिए हैं। नॉन मेटल्स को देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो की शेल का कंप्लीट है, एल शेल और एम शेल के इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ज्यादा इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना, क्योंकि उसमें कम एनर्जी लगेगी। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा। इसी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 ले लेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फास्फोरस 3 ले लेगा। सल्फर 2 ले लेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके कारण क्या होगा, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उनके जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। और स्टेबल होना ही एलिमेंट्स का एम है। तो मेटल्स डोनेट करेंगे और नॉन मेटल्स विड्रॉ करेंगे, इसलिए दोनों रिएक्ट करेंगे, एक देगा और दूसरा लेगा, इसलिए दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। हम लोगों ने नोबल गैस, मेटल, नॉन मेटल्स पढ़ लिए। नोबल गैस रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके पास देने के लिए या लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे क्योंकि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो देगा। नॉन मेटल्स के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो लेगा। अब नॉन मेटल्स में जो फ्लोरीन है ना 9 नंबर पे, उसका 27 जो है फ्लोरीन है ना, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सबसे बड़ा उसको ना चोर बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। मतलब उसकी जो पोटेंशियल होती है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो सबसे ज्यादा होती है। तो अभी आप लोगों को ये सब समझ आ गया। अभी NaCl का जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, वैसे ही MgCl का भी लिखना है। इसमें Na ने दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन्स लिए। वैसे ही क्या होगा ना कि Mg, तो अब Mg जो है मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, तो देगा कौन, Mg, और लेगा कौन, Cl। ठीक है, MgCl2। ठीक है, ये कैसे बनता है, Mg के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। Cl को लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। ठीक है, एक Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तो अभी क्या करेंगे, 2 Cl हम लोग ले लेंगे, 2 Cl ले लेंगे। तो जो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक Cl को देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को देगा, और ऐसे ही बनता है MgCl2। Mg 1 है और Cl2 मतलब Cl जो है वो 2 है। NaCl में Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसीलिए ऐसा हो गया। मेटल्स के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए, तो वे एक साथ नॉन मेटल्स को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। जैसे CaCl2, इसमें भी MgCl2 जैसा ही होगा। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, वो वाले कंपाउंड को MgCl2, NaCl, CaCl2 ऐसे वाले को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। वाले प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.13। उसके लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड ऐसे सॉल्ट्स लेने हैं और इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लेकिन ब्रिटल और हार्ड होगा। ठीक है, अब आपको ये सॉल्ट्स को एक स्पैचुला मतलब स्पून में रखना है और उसको डायरेक्ट फ्लेम करना है, जैसे फिगर 3.7 में दिख रहा है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि NaCl जो सॉल्ट है ना, उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। ऐसे जो दूसरे सॉल्ट्स आप लोगे ना, सबके कलर जो है चेंज हो जाएंगे, जैसे Ki का वॉयलेट हो जाएगा। और ये जो सॉल्ट्स रहते हैं ना, ये वाटर में डिसॉल्व होंगे, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम लोग एक 3.8 फिगर में जो सर्किट दिया ना, वैसे सर्किट बनाते हैं और नीचे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा ना, सॉल्ट होते हैं ना वो मेटल प्लस नॉन मेटल से बनते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। तो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं और आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ आयोनिक कंपाउंड, उसके पहले आयोनिक कंपाउंड एक बार और रिकैप करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड्स ये बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, तो इनको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, वो उनके बीच में जो फोर्स रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको तोड़ना बहुत टफ होता है। हम लोग जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो आपको आयोनिक बॉन्ड और भी अच्छे से समझ आने लगेगा, क्योंकि उन दोनों के डिफरेंस हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। तो अब क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत एक दूसरे से बहुत ऐसे चिपक गए, उनको तोड़ना बहुत अलग है, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब वो मेटल को मेल्ट करना वो बहुत टफ होता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिजिकल नेचर पढ़ लिया था और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था। ठीक है, तो फिजिकल नेचर जो है वो सॉलिड और हार्ड है क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है तो तोड़ना बहुत टफ है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दो एलिमेंट्स जब मिलते हैं एक दूसरे से, उनमें जो तोड़ना होता है उनको वो बहुत टफ होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जो Na और Cl रहता है ना वो वाटर में ये मिक्स हो जाते हैं। Na अलग हो जाते हैं, Cl अलग हो जाते हैं और वो H के साथ मिल जाते हैं। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में ये नहीं मिक्स होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल सिर्फ वाटर में है, इनसॉल्युबल है केरोसिन और पेट्रोल में और अदर ऑल लिक्विड्स में। और आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लोग पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बाकी किसी लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या होता है ना, ये जब वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना तो इनके जो आयन्स रहते हैं, जैसे NaCl है तो उनका जो आयन है Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। क्या है ना कि Na जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर चार्ज कौन सा लगेगा? प्लस चार्ज, क्योंकि उसके पास क्या है, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। Cl के पास माइनस चार्ज लगेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन्स तो इतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे। और Na के पास प्रोटॉन्स इतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इसलिए उसका Na प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज हो जाएगा। और ये जब चार्ज बनेंगे प्लस और माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे हमारे सेल में होता है जो दो चार्ज प्लस और माइनस। तो ये चार्ज इलेक्ट्रोड्स में जाके मिक्स हो जाएंगे और चार्ज के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड मैंने आप सबको बता दिया है, तो उनमें क्या होता है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में, मतलब उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप NaCl मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट को अगर आप लोगे ना ऐसे ही तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर उसका एक वाटर सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब वो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब उसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये आयन्स अलग अलग हो जाते हैं और उनका मूवमेंट पॉसिबल होता है। और जब भी मूवमेंट पॉसिबल होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, मोल्टन स्टेट में होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख ली, सब चीजें देख ली, लेकिन मेटल्स आते किधर से? तो मेटल्स आते हैं, उनका मेजर जो सोर्स होता है वो अर्थ क्रस्ट होता है, मतलब जमीन के अंदर से। जैसे अभी न्यूज आई थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा लिथियम मिला है। तो कहाँ से मिला है कि जब हम लोग नीचे खोदते जाते हैं ना, उसको डिग करेंगे ना तो वहां से बहुत सारा लिथियम मिला। अभी लिथियम का हम लोग दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं। वैसे सी वाटर में भी सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, तो वहां से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम को ले सकते हैं। ऐसे ही सी वाटर में भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना वो नेचुरली ही होते हैं, हम लोग इसको ह्यूमन में नहीं होता है मेटल। ठीक है, तो ये जो मेटल या एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली होते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो उनको क्या बोलते हैं? मिनरल। मेटल्स जो है ना वो डायरेक्ट नहीं मिलते, हम लोग जब डिग करते हैं ना तो उसके बाद हम लोगों को एक ओर मिलता है। जो ओर होता है ना, जिससे बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, तो उसके अंदर से हम लोग मेटल या दूसरी चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक ओर एक रॉ फॉर्म है जिसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो ओर होती है वो हमको नेचुरली अर्थ से मिलती है, लेकिन ओर को हम लोग उसमें से हम लोग मेटल्स को क्या है एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, मेटल्स डायरेक्ट नहीं मिलते, थोड़ा सा ओर में से मेटल्स को अलग करना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें और होती है, इम्प्योरिटीज बहुत सारी होती है, उसमें से हम लोग मेटल्स को अलग करते हैं। तो बहुत सारे मेटल फ्री स्टेट में भी होते हैं, जैसे सोडियम अलग है, लिथियम अलग है, और बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में भी होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। जो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में हमको मिल जाते हैं। ठीक है, कॉपर और सिल्वर कभी कभी कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्टिविटी सीरीज में होता है Zn है, FePb, ये भी बहुत कम फ्री स्टेट में हमको मिल जाते हैं। तो जो ऑक्साइड्स होती है ना, सल्फाइड और कार्बोनेट्स, तो हम लोग को ये ऑक्साइड्स में से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, सल्फर और कार्बन को। ऐसे ही डिफरेंट ओर से भी मेटल को निकालते हैं। हम लोगों ने कल देख लिया था कौन कौन से फ्री स्टेट में मिलते हैं और कौन कौन से हम लोगों को ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो सबसे अबंडेंट है क्योंकि वो अर्थ में बहुत ज्यादा है, सबसे रिएक्टिव भी है और सारे एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट भी हो जाता है और सबसे ज्यादा वो अर्थ में प्रेजेंट। ठीक है, और हम लोगों ने मेटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेटल्स जो बहुत लो रिएक्ट करते हैं, जो मीडियम रिएक्ट करते हैं और जो बहुत ज्यादा हाई रिएक्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी नहीं होता, उसमें बहुत सारी प्रोसेस लगती है क्योंकि हम लोगों को अर्थ की तरफ से ओर मिलता है, ओर में से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करना।
तो अभी हम लोग देखते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हम लोगों ने मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो वो जो ओर मिलती है ना हमको, तो ओर का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन जो बनाते हैं ना, उसके बाद वो सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे एक टब लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं और फिर वो सॉल्यूशन डालते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, प्योर मेटल मिलता है। देखा था कि ओर से हम लोग हाई रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स जो रहते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो जो मेटल रहता है उसे करंट पास करवाते हैं। करंट पास करवाने से क्या होगा, हमें वो प्योर मेटल मिलेगा। पहले वो ओर में था, मतलब वो मिक्सचर था, एक केमिकल था। अभी हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, उससे करंट पास करवाया, तो जब हमें प्योर मेटल मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो ये वाले मेटल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कार्बोनेट ओर और एक सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को हम लोग कैल्शिनेशन करते हैं और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, मतलब वो मेटल जो मिलता है उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, तो हम लोग उसका रिडक्शन करेंगे। ऑक्सीजन मिला है ना, तो हम लोग रिडक्शन करेंगे, क्योंकि रिडक्शन कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो हमको प्योर मेटल मिलेगा। हम लोग पढ़ने वाले कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, क्योंकि वो एक ओर है, मतलब एक कार्बोनेट ओर है, हमको प्योर मेटल चाहिए ना उसमें से, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। उसमें केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के होने के बाद वो जो सॉलिड रहेगा, ठीक है, जिसको भी हमने हीट किया है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद उसमें से जो गैस रहेगी, अनवांटेड मटेरियल सारे उसमें से निकल जाएंगे और हमको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब हमको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला, हमको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए मेटल में, तो हम लोग उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करना मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, फिर ऑक्सीजन को रिमूव किया तो हमको प्योर मेटल मिला। अब हम लोग देखते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हम, तो उसके लिए रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग मतलब जो मिनरल है, जो ओर है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो मेटल रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा, जो अदर एलिमेंट्स रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा उस समय। और फिर उसका रिडक्शन करेंगे तो प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी देखा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को भी समझ लिया था। ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला, उसको रिडक्ट करा, मतलब ऑक्साइड ऑफ मेटल से ऑक्सीजन को हटा के प्योर मेटल मिला। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी अब देखेंगे, तो उसमें हमको सल्फाइड ओर है। जो सल्फाइड ओर होती है ना, वो मीडियम भी रिएक्ट करती है और लो भी रिएक्ट करती है। उसको रोस्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने मीडियम रिएक्टिविटी में किया था वैसे ही लो रिएक्टिविटी में भी करा। सल्फाइड ओर को रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद मेटल मिला, फिर मेटल को रिफाइन करा, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज जब हमको प्योर मेटल मिलता है ना, तो वो भी कभी अच्छा नहीं होता है, तो उसको साफ करना, रिफाइन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको रिफाइन करेंगे। तो ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट जो स्टेप वाइज है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ये आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट मतलब किसी भी अनयूजफुल थिंग को यूजफुल बनाना। ठीक है, तो ओर जो रहती है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सैंड हो गई, सॉइल हो गई, तो उसको हमने क्या किया, प्यूरिफाई किया। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ये वाले चार्ट में हम लोगों ने देखा था। वो जो सैंड होता है, सॉइल होती है, जो भी इम्प्योरिटीज रहती है ओर में, उसको क्या बोलते हैं, गैंग, GANGUE। अब ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करना रहता है। तो 3 अलग अलग प्रोसेस देखिए हम लोग, हाई मेटल्स के लिए अलग, लो मेटल्स के लिए अलग, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए अलग देखिए। तो अब हम लोग 3.4.3 देखते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स है लो रिएक्टिविटी वाले, मतलब ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। अब ये ओर है HGS। HGS एक ओर है, ठीक है, उसमें से Hg मतलब मर्क्यूरी हमको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो HGS में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और उसको जब हीट करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा, तो वैसे हमको मर्क्यूरी मिलेगा। वैसे ही 2 एग्जाम्पल और है, कॉपर की 2 और है, Cu2S और Cu2O। ठीक है, तो उनको भी रिएक्ट करेंगे, हीट करके Cu हमको अलग मिलेगा। रिएक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज देख लिया था, अभी मीडियम रिएक्टिविटी वाले देखते हैं। ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हमको सल्फाइड्स में और कार्बोनेट्स में मिलते हैं। ये पहले वाले चैट में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ZnS है, ZnCO3 है, ठीक है, कार्बोनेट CO3 और S मतलब सल्फाइड है, ये और है, इसको हीट किया है तो ZnO, दोनों में ZnO मिला। अब ये ऑक्साइड है, ZnO हमको ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उसको C से रिएक्ट करवाए, तो Zn जो हमको एक मेटल मिल गया है और CO अलग हो जाएगा। वैसे ही ZnO ऑक्साइड है, उसको रिड्यूस करा तो C यूज करा, उसकी जगह हम लोग सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और बहुत सारे अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं MnO2 को हम लोग जब रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो Mn मिल जाएगा, मतलब एक मेटल मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो अब Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो Fe मिलेगा, बाकी एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे। Fe2O3 रेलवे ट्रैक्स और बहुत सारी मशीन को ज्वाइन करने में भी यूज होता है। ठीक है,
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ टॉप रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले वाले वो जो चार्ट में है उसमें समझा दी थी। तो क्या होता है ना कि जो जो हाई एक्टिव सीरीज होती है ना उसमें मेटल्स जो रहते हैं उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते, रोस्टिंग भी नहीं कर सकते, कैल्सिनेशन भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग करते इलेक्ट्रोलिसिस। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स होते हैं ना, तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाली जो ओर्स होती है इसमें से हमको प्योर मेटल चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए एक एलिमेंट से रिएक्ट करवाना पड़ेगा जो कि है क्लोराइड। क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा कि जो मेटल रहेगा प्योर मेटल कैथोड रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि कैथोड रोड जो होती है ना वो नेगेटिवली चार्ज होती है और जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए वो उससे डिपॉजिट हो जाएगी। क्लोराइड जो रहेगा वो कौन सी रॉड पे हो जाएगा? एनोड रॉड पे, क्योंकि एनोड जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज। तो इसकी रिएक्शन दी है नीचे कैथोड और एनोड पे। ठीक है, एनोड पे रिएक्शन देख लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो फिगर 3.12 में एक सेटअप बना है, एक टब है उसके अंदर पानी है और एक कैथोड है और एक एनोड है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स है और वहाँ पे एक की है, एक स्विच है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है जिससे केमिकल रिएक्शन चेंज होता है। ठीक है, उसका सेटअप देख लिया। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो कैथोड और एनोड होते हैं, वो प्लेटिनम या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मतलब जो फ्री आयंस होते हैं जो मूव करते हैं। अब होता है कैथोड और एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसपे पॉजिटिव जो भी मेटल्स रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, या जो भी एलिमेंट जो पॉजिटिव रहते हैं वो उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। वैसे एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज वाले जैसे नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज जो कैरी करते हैं वो उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से प्योर मेटल्स मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो रिफाइनिंग का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो ओर में से एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ओर्स में से जब एक्सट्रैक्ट होते हैं ना तो उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है और इंप्यूरिटीज को हटाना पड़ता है प्योर मेटल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्टेड मेटल्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, तो इम्प्योर मेटल्स जो होते हैं ना तो उनको हम लोग एक ऐसा कंटेनर लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर एक सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक एक सॉल्यूशन बनेगा। उसमें एक बैटरी की लगाएंगे। हम लोगों ने कैथोड और एनोड पढ़ा है ना, तो क्या होता है उसमें से करंट पास होगा। ठीक है, दो रॉड में से कैथोड और एनोड में से जब करंट पास होगा तो प्योर मेटल जो है वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा और जो इम्प्यूरिटी वो एनोड में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, तो जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज रहेगी वो या फिर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी या फिर वो एनोड के साथ डिपॉजिट हो जाएगी, और जो इनसॉल्युबल होगी वो ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स देख लिया था और कौन सी प्रोसेस से देखा था? इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो जो प्योर मेटल था वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया और जो इम्प्योर था वो एनोड पे जाके डिपॉजिट हो गया या तो फिर वो सेटल डाउन हो गया। तो वैसे हमको कैथोड से क्या है प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोरोजन, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है वो कोरोड हो जाते हैं, मतलब जंग लग जाती है। जैसे स्टील है तो आप लोग घर में देखना कि स्टील होगी या फिर लोहा होगा तो उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो कोरोजन को फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया था। ठीक है, अब जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो भी कोरोड हो जाते हैं अगर वो सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं। सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि ये सब एयर में प्रेजेंट होता है। वैसे ही जो कॉपर रहता है वो भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट होता है, तो कॉपर भी कोरोड हो जाते हैं। और आयन जब एयर के साथ होते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कोई सी भी एयर के साथ, तो वो भी कोरोड हो जाते हैं। वाले कोरोजन के बारे में, तो जो आयन होता है ना वो अगर कोई सी भी मॉइस्ट एयर मतलब जैसे ऑक्सीजन है, जैसे H2O है तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो अगर इनके साथ अगर वो रिएक्ट करता है या एक्सपोज हो जाता है ना तो उसमें ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि उसको जंक लग गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.14। तो एक्टिविटी 3.14 के लिए 3 टेस्ट ट्यूब लेने, ABC उनको नेम करना है, तीनों में आयन नेल डालना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग डालेंगे वाटर, मतलब जो रूम टेम्परेचर में वाटर होता है वो, जो नल का पानी होता है वो डाल देंगे। बी में हम लोग डालेंगे बॉयल वाटर और उसके साथ 1 ml ऑयल भी डालेंगे। ठीक है, और दोनों को बंद कर देंगे। सी वाले में डालेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जो कैल्शियम में पानी नहीं होता है वो वाला सी वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको भी बंद कर देंगे। अब इसको 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या चेंज आते हैं। तो ये चेंज के लिए ये एक्टिविटी 3.1 दिख लिया था, उसका कंक्लूजन नहीं देखा था। ठीक है, तो आज कंक्लूजन देखते हैं कि वो तीनों नेल में क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो आयन नेल डाली थी जिसमें सिर्फ पानी डाला था वो रस्ट हो जाएगी। बी और सी में रस्ट नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि ए वाले टेस्ट ट्यूब में वाटर भी है और एयर से एक्सपोज भी है, मतलब एयर भी प्रेजेंट है। तो वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है, मतलब मॉइस्ट एयर हो जाएगा और उसके कारण वो रस्ट हो जाएगी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, बी और सी में क्या हुआ
कि बी वाले टेस्ट ट्यूब में सिर्फ वाटर है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है तो जिससे एयर जो है वो आएगी नहीं, और सी वाले टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है जिसमें पानी है ही नहीं और सिर्फ एयर है। एयर के कारण तो नहीं होगा, अगर मॉइस्ट एयर होती है मतलब वाटर भी प्रेजेंट होता है तो वो रस्ट होता है, लेकिन इसमें वाटर भी प्रेजेंट नहीं है, एयर है, कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन उससे वो रस्ट नहीं होगा। मॉइस्ट एयर एक कंडीशन होती है जिनके कारण आयन आर्टिकल्स या मेटल आर्टिकल्स जो होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं। ओके, देखा है कि मेटल जो होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, नॉन मेटल्स रस्ट नहीं होते क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और उसके कारण वो रस्ट हो जाते हैं। अभी अगर हम लोग ये सब आइटम्स जो है वो यूज करते हैं, लेकिन अगर ये रस्ट हो जाएंगे तो इनका कुछ मेथड होगा इनको प्रिवेंट करने का, तो अब हम लोग पढ़ने वाले प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके, तो इसके मेथड्स होते हैं पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सारे इसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.14 में हम लोगों ने देखा था कि टेस्ट ट्यूब बी में वाटर के साथ ऑयल भी डाला था, तो ऑयल डालने के कारण वो रस नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोग पेंट कर सकते हैं आयन आर्टिकल्स को या फिर मेटल आर्टिकल्स को, ऑयल लगा सकते हैं उसके ऊपर, ग्रीस भी एक मटेरियल आता है वो लगा सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक मेटल के ऊपर या फिर आयन या स्टील के ऊपर हम लोग जिंक की लेयर डालते हैं। तो इसकी और भी प्रोसेस होती है, कल वाले में गैल्वेनाइजेशन पर लिया था। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल आर्टिकल्स या फिर आयन स्टील को एक जिंक लेयर से कवर करते हैं ताकि वो रस्ट ना हो। हम लोग ना मेटल्स को प्योर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते क्योंकि जैसे आयन जो मेटल होता है उसको प्योर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और जब उसको गर्म करते हैं तो बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। हम लोग एलॉय बनाते हैं, एलॉय मतलब कोई से भी मेटल में थोड़ा सा नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। जैसे आयन में अगर हम लोग कार्बन इज ए नॉन मेटल, तो कार्बन को अगर बहुत कम अमाउंट में मिक्स करेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वो वाला आयन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि फिर वो हार्ड बन जाएगा। और अगर आयन में निकल या क्रोमियम, ये जो एलिमेंट्स है, अगर इनको मिक्स करते हैं तो हमको स्टेनलेस स्टील मिलती है। स्टील के बर्तन होते हैं घर में ना बहुत सारे, तो स्टील जो एक प्योर मेटल नहीं है, इसमें निकल और क्रोमियम का मिक्स करते हैं आयन में। जब भी आयन में या फिर कोई से भी मेटल में कोई सब दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते हैं, या फिर मेटल करे या नॉन मेटल करे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल या नॉन मेटल का या मेटल या मेटल का। ठीक है, क्योंकि प्योर मेटल यूज नहीं कर सकते, बहुत अबेंडेंट भी नहीं है हमारे पास प्योर मेटल यूज करने के लिए, और सॉफ्ट भी होता है, उसको हार्ड भी करना रहता है, इसलिए एलॉय का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे स्टील के बर्तन होते हैं घर में तो एलॉय है, स्टील एक प्योर मेटल नहीं, एक एलॉय है। ठीक है ना, तो एलॉय कैसे बनते हैं, सबसे पहले एक मेटल को लेते हैं और उसको पहले मेल्ट करते हैं। ठीक है, पूरा पिघला लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मेटल उसमें ऐड करते हैं या फिर नॉन मेटल, वही सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कूल करते हैं, तो वो कूल करने के बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अगर मर्क्यूरी में मेटल डिसॉल्व करते हैं या फिर उसका एलॉय बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एमएल। और इनकी प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये डिक्रीज हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्योर मेटल से, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं। वैसे ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, और जैसे ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज अपन मेडल में जो यूज करते हैं वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है ना, लेकिन वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं। एलॉय पड़ा था और ब्रास पड़ा था, ब्रोंज पड़ा था, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। लेकिन अगर कॉपर अगर सिंगल यूज करते तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है। लेकिन कॉपर में अगर जिंक मिला देंगे, टिन मिला देंगे, एलॉय बन जाएगा, और एलॉय जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। जो गोल्ड होता है ना, वो प्योर गोल्ड ज्वेलरी बनाने में यूज नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बनती। ठीक है, और अगर उसमें सिल्वर या फिर कॉपर का थोड़ा सा मिक्स करते हैं गोल्ड में तो वो जनरली थोड़ा हार्ड हो जाता है और उससे ज्वेलरी बनती है। और जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, और जिसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं 22 कैरेट का गोल्ड होता है, जिससे ज्वेलरी बनती है। तो 24 कैरेट का मतलब है कि 24 मतलब प्योर गोल्ड, लेकिन 22 कैरेट का मतलब है कि 22 जो गोल्ड के पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स जो है वो कॉपर या सिल्वर के मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, चैप्टर 4। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।